जय हिंद दोस्तों। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे 18 जुलाई 2024 के विजन आइस न्यूज़ को। इस पीडीएफ का क्रेडिट जाता है विजन आइस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रूफटॉप सोलर सिस्टम के रिलेटेड। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए लोन फैसिलिटी अप्रूव कर दी है। ठीक है, इसका नाम क्या है तो मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ट्रांच क्या होती है? जैसे पेड़ की बहुत सारी ट्रांचेस होती है ना, ठीक, ब्रांचेस होती है, वैसे ही फाइनेंसेस में रूफ टॉप से रिलेटेड जो जो छोटी मोटी बातें होगी उसके लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। ठीक, दैट्स इट। ये हमें मिलेगा कैसे? तो ये लोन फैसिलिटी एसबीआई या फिर नाबार्ड के थ्रू पब्लिक को मिल सकती है। चलिए, होगा क्या? बात क्या बोली गई है, रूफटॉप सोलर का हमारे इंडिया में स्टेटस क्या है? तो टोटल जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 11.08 गीगावाट एज ऑफ दिसंबर 2023। उसमें से भी 2.7 गीगावाट रेजिडेंशियल सेक्टर में है, मतलब जो हमारे घरों की छत पे लगती है वो सिर्फ 2.7 ही है। चलिए देखते हैं इस टोटल शेयर में जो गुजरात है वो टॉप कर रहा है, तो 2.8%। ठीक है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। मतलब ये जो 11 है, 11 में से 2.8 गुजरात का शहर है। पोटेंशियल, सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल है कि हमारा सारे हाउस होल्ड्स मिलते हैं, 25 करोड़ हाउस होल्ड्स है हमारे, जिसके पास अप्रॉक्सीमेटली 637 गीगावाट का पोटेंशियल है। इट्स ह्यूज। और हम एक्चुअली है कितना अभी के लिए हमारा, तो 2.7। पोटेंशियल हमारा इतना है और मिल हम सिर्फ इतना रहे हैं। और ये कौन बोल रहा है? तो ये बोल रहा है काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है रूफटॉप सोलर का? तो सबसे पहले तो भाई टेक्निकल और ऑपरेशनल बर्डन हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो सिस्टम जनरेशन है वही आपके घर के बाजू में हो रहा है तो जो लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई आती है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और लॉस भी नहीं होगा आपका उतना। साथ ही साथ हमारे जो पंचामृत है, पंच मतलब 5, अमृत मतलब हमारे लिए अच्छे जो होने वाले हैं वो, उसमें से एक है 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पूरा करेंगे बाय 2030। उसमें भी ये काम आएगा। अगेन पंचामृत न्यूज़ में आप खुद पढ़ लोगे, ठीक है, कौन से 5 पंचामृत है। और एनर्जी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, उन्हों के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 30 ईयर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंडिया को ही पड़ने वाली है। ठीक है, तो अभी इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके आए हैं? तो सबसे पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें हम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये प्रोवाइड करेंगे, लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स को। फिर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, मतलब जो ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है, राइट। चलिए, और हाँ, पीवाईक्यू देखते हैं। तो एनर्जी के रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड पर्टिकुलरली 2014 से लेकर के 2023 तक लगातार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमें ऐसे सब पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस आ रहा है, जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, वो अगर हम याद रख लेते हैं, कुछ कुछ डेटा हो सकता है याद ना भी रहे, बट फिर भी अगर याद रख लेते हैं तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ बात करता है यूनेस्को की रिपोर्ट के बारे में, जो कि बोलता है कि एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज कैसे एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं और कैसे क्लाइमेट चेंज के एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए क्या पड़ रहा है भाई। सबसे पहला, डिसरप्शंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। डेफिनेटली डेटा है कि भाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब कि जो भी वेदर में एक्सट्रीम चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई फ्लड आ गया, एक्सट्रीम बारिश आ गई, या फिर क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 75% स्कूल बंद रही है पिछले 20 सालों में, और ये कितनों को, 5 मिलियन पीपल को इफेक्ट कर दिए हैं। फिर इंडिया रिलेटेड बात करें तो जो सिर्फ रेनफॉल शॉक्स होते हैं उसकी वजह से ही 15 साल में जो वॉकैब होती है लड़कों की, या सॉरी स्टूडेंट्स की, वो बहुत हाईली इफेक्ट हुई है। मैथमेटिक्स और नॉन कॉग्निटिव स्किल्स भी हाईली इफेक्ट हुए हैं। रिसेंटली अभी मेरे दोस्त की, मैं एक स्कूल है वहाँ पे गया था,
उसमें 8th और 9th के लोगों को, स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ्स नहीं आता है, तो इट इज़ वेरी बैड, राइट। और उसमें भी ऐसे कोई इवेंट हो जाता है नेचुरल या फिर डिज़ास्टर, तो उसको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट है एजुकेशनल रोल। तो भाई एजुकेशन में हमें ये बात सिखाई नहीं जाती है कि कैसे हम कॉम्बैट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, कैसे उसका सामना कर सकते हैं। उसमें इतना स्पेस या उसको एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है इस बारे में। अभी इम्पैक्ट क्या पड़ता है क्लाइमेट चेंज का एजुकेशन के ऊपर, देखिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफ, तो भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा हमारा, इंजरी भी हो सकती है और लाइफ लॉस भी हो सकती है, होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से किसी न किसी को हटना पड़ेगा। अगर आपका घर शोर लाइन के पास है और उधर फ्लड आता है तो आपका घर हटना पड़ेगा भाई। फिर क्लाइमेट इंड्यूस वल्नरेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, तो मार्जिनाइज और लो मिडल इनकम कंट्रीज़। फिर एजुकेशन आउटलुक, तो हीट जो होती है, अभी तो हम सब महसूस कर रहे हैं कि हीट की वजह से ही चिल्ड्रन का जो एजुकेशन आउटकम होता है वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या क्या बोली गई है, तो क्लाइमेट चेंज एजुकेशन नीड्स टू बी मोर डीपली इंटीग्रेटेड विद करिकुलम, डेफिनेटली, राइट। क्लाइमेट चेंज को हमें इंक्लूड करना चाहिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि भाई उसके सामने खड़ा रह पाए। फिर एजुकेशन के रोल को इन डेवलपिंग कंट्रीज हमें एजुकेशन के रोल को हमें मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए डेवलप करना चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए और नॉन एजुकेशन स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, फिर बोला है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग के लिए। बहुत अच्छी टर्म है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन भी आ जाए। सबसे पहले देखते हैं, ये देखो दो वर्ड है यहाँ पे, ग्लेशियर और दूसरा जियो इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग हम सबको पता है, जियो इंजीनियरिंग क्या है। तो जियो इंजीनियरिंग मतलब जो हमारे अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम है उसको हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करें ताकि हम काउंटर कर पाए जो जो हमने ग्लोबल वार्मिंग की है उसको, ठीक है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समझ लीजिए हमारे व्हीकल इमिशन से, ठीक है। अभी इसको काउंटर करने के लिए हम जो अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम है उसमें कुछ अल्ट्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा जियो इंजीनियरिंग। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, तो समझ लीजिए कि जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड को हम थिन कर देते हैं कई बार, या फिर और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। अभी ये कैसे करते हैं वो एक अलग सिस्टम है, कोई कभी टॉपिक आएगा या जियोग्राफी पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी अभी ये देख लीजिए दुबई में हमने आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे हैं, तो ये क्या है, इन शॉर्ट अल्ट्रेशन है ना क्लाइमेट सिस्टम का, यस। तो इसको बोलते हैं हम जियो इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके कैटेगरीज क्या क्या होगी जियो इंजीनियरिंग की, तो भाई सोलर जियो इंजीनियरिंग हो सकती है, जैसे कि इसमें हम क्या, सोलर नाम है तो डेफिनेटली सोलर में कुछ कर रहे होंगे, क्या करते हैं, तो एरोसोल इंजेक्शन करते हैं, एरोसोल जिसकी वजह से क्लाउड बनेंगे। फिर मरीन क्लाउड को ब्राइट करेंगे, अल्बीडो को इम्प्रूव करेंगे। अल्बीडो क्या होता है भाई, कि सन की रेज आई किसी भी चीज़ के ऊपर, समझ लीजिए स्नो के ऊपर, ये स्नो है, सन की रेज आई 10% आई है। अभी ये स्नो है वो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, समझ लीजिए 8 रिफ्लेक्ट कर देता है। तो 10 आई थी, 10 में से 8 रिफ्लेक्ट हो गई, तो अल्बीडो कितना हुआ 80%, ठीक है। कि 10 आई थी और 8 हमने वापस भेज दी, यानी 80% वापस भेज दी ना, तो वो स्नो का अल्बीडो है 80%। तो हम अल्बीडो को इम्प्रूव करते हैं, और जितना कोई सरफेस वाइट होगा उतना ही उसका ज़्यादा अल्बीडो होगा, ठीक है। फिर ओशन मिरर, फिर दूसरा है कार्बन जियो इंजीनियरिंग या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। हम बिल्कुल करते हैं ना, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट लगा देते हैं कि इन्वायरमेंट से कार्बन को स्टोर कर ले, कैप्चर करेंगे और फिर कहीं पे डीप अंडरग्राउंड स्टोर कर देंगे। फिर ओशन अल्कलिनिटी इन्वेस्टमेंट और ओशन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हमें टर्म दे रखी है, व्हाट इज़ ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग, तो सेम जियो इंजीनियरिंग जैसे हम सोलर में कर रहे थे तो सोलर जियो इंजीनियरिंग थी, वैसे ही ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग क्या है ये, तो ग्लेशियर के आजू बाजू का जो भी क्लाइमेट होगा उसको हम मॉडिफाई करेंगे उस तरीके से ताकि स्नो और आइस शेल्फ और स्लो मेल्ट हो या फिर मेल्ट ना हो, ठीक है।
और क्यों मेल्ट ना हो? क्योंकि सी राइज हो रहा है, उसको हम रिड्यूस कर पाएँ। यस। अभी कैसे करेंगे हम जियो इंजीनियरिंग? तो भाई जो भी समझ लीजिए ये स्नो है, स्नो नहीं सॉरी, समझ लीजिए ये बड़ा सा एक आइस शेल्फ है, तो इसके आजू बाजू हम ऐसे बैरियर रख देंगे, ठीक है। सेडिमेंट्स और बर्न फाइब्रस कर्टन्स, ये बैरियर्स हैं, बैरियर्स रख देंगे, क्योंकि ये अगर बड़ा सा ओशन है, इस ओशन का वार्म वाटर है, गर्म पानी है, इस ठंडे आइस शेल्फ को टच ना कर पाए, क्योंकि अगर गर्म पानी इसको टच करेगा तो वो उसको मेल्ट करेगा, राइट। इसको टच ना कर पाए, इसलिए हम इसके बीच में बैरियर कुछ रख देंगे। डेफिनेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या बोलता है कि बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशंस करेंगे। इसमें क्या करते हैं, समझ लीजिए कोई बड़ा सा अगेन आइस शीट है, अभी वो मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होगा तो डायरेक्टली ओशन से मिल ही जाने वाला है उसका पानी, राइट। बस इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये बड़ा सा आइस शीट है ऐसे मान लीजिए, तो इसमें हम बीच बीच में ऐसे होल कर देंगे, गहरे 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 गहरे। तो इधर क्या होगा कि अगर वाटर मेल्ट होता है तो डायरेक्ट ओशन से मिलने से पहले वो जो इस होल है वो होल के अंदर गिरेगा, और होल के अंदर गिरेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वाटर उधर स्टोर हो जाएगा और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो उसका फ्लो है उसको हम स्लो कर सकते हैं या फिर कुछ हद तक रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग। अभी हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? समझ लीजिए कोई भी क्लाइमेट चेंज का आपको क्वेश्चन आया है और उसमें आपको उसके सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो यू कैन यूज़ जियो इंजीनियरिंग, यू कैन यूज़ ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग, सोलर, कार्बन, कुछ भी, बट यू कैन यूज़ दिस पॉइंट, और इससे आपके आंसर में एक अलग से एक ब्राइटनेस आ जाएगा दूसरे आंसरों से ज़्यादा। देखिए सिग्निफिकेंस क्या क्या है इस जियो इंजीनियरिंग के, तो डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स में हमें मदद करेगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को कम होल्ड करेगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हमें काम आएगा। कंसर्न्स क्या है? डेफिनेटली इज ह्यूज फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। और इफेक्ट कितना? लिटिल मारता है, इतना नहीं है कि भाई रोक ही देगा, थोड़ा बहुत रोक पाएगा। फिर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, राइट। जो ऑलरेडी गॉड ने दे रखा है उसको आपने बिगाड़ दिया है, उस ठीक करने के लिए वरी आप ही कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो जो उसकी इकोसिस्टम है वो तो बिगड़ जाएगी ना। अभी आप खुद सोचो कि अगर आप इस आइस शीट में ऐसा होल वोल करने जा रहे हो तो उधर रह रहे समझ लो पेंगुइन है, उसको कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन उधर जाते हैं, मशीन्स बड़ी बड़ी लेके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बकवास करके ही आएंगे भाई, तो इकोसिस्टम जो ऑलरेडी उधर है उसको नुकसान हो जाएगा। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का पोटेंशियल आ सकते हैं, एसिड रेन, अल्टर्ड परसिपिटेशन पैटर्न, यस, ठीक है। ये परसिपिटेशन पैटर्न तो हमने रिसेंटली देखा ही दुबई में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्स्ड मैक्सिमम एरिया लिमिट्स इन रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। देखो क्या होता है, कोई भी माइनिंग हमें करनी होती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले ऑक्शन करवाती है, ठीक है, कि हाँ भाई ऑक्शन करवा लो, इस एरिया में आपको माइनिंग की छूट दी जाती है। तो आपको पर्टिकुलर एरिया, इधर लिखता हूँ, इधर पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया जाता है कि इतने एरिया में करना। इस एरिया को बोलते हैं माइनिंग लीज का एरिया, कि कितने एरिया में माइनिंग आपको करने का परमिशन है। तो नए रूल के अकॉर्डिंग अभी ये एरिया हो गया है 50 किलोमीटर, 50 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ। और उसके आजू बाजू का जो एरिया होता है जहाँ पे आपको एक्सप्लोरेशन की छूट है कि भाई देख लो और प्रूव कर लो या क्या इधर भी मिनरल पड़े हुए हैं, वो एरिया को कर दिया है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही है न्यूज़ और कोई बड़ी बात नहीं है। और किसके रिलेटेड किया है? तो सिर्फ क्रिटिकल मिनरल के रिलेटेड। एंड व्हाट इज़ क्रिटिकल मिनरल? तो क्रिटिकल मिनरल ऐसे मिनरल है जिसका काम, जो एसेंशियल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये अवेलेबल भी इतने सारे हैं नहीं, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है। और कहाँ पे? तो भाई बहुत कम जियोग्राफिकल लोकेशंस है जहाँ पे ये मिल जाते हैं, और इसीलिए ये सप्लाई चेन के लिए वनरेबल है और डिसरप्शन भी हो सकता है अगर ये ना हो तो, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल जो हमें एकदम ज़रूरी है और है कम मात्रा में, वो क्रिटिकल है, ठीक है। दैट्स इट। और ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हमने काम किया है? तो हमने काम किया है MMDRA एक्ट, मतलब कि माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है क्रिटिकल मिनरल्स का? तो भाई कार्बन इमिशन को हम कर पाएंगे कम, क्योंकि डेफिनेटली लिथियम इज़ अ क्रिटिकल मिनरल
और लिथियम ही हमें काम आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज़ में और बहुत सारी बैटरीज़ में। तो अगर वो हम यूज़ करेंगे तो कार्बन एमिशन कम होगा। नेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल से ही हम एयरक्राफ्ट, मिसाइल, सबमरीन ऐसा सब बनाते हैं। इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के लिए डेफिनेटली, ठीक है। मेटल अलॉय में भी ये यूज़ होते हैं, मैग्नेट्स में भी यूज़, जैसे मैं एक और आपको बताता हूँ, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, वेदर इट इज़ स्मार्टफोन, इट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कुछ भी। चैलेंजेस क्या है? पहले तो हमारे पास है ही कम, ठीक है, फ्यू जियोग्राफिकल लोकेशंस में ही हमारे पास है, हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है। दूसरा डिपेंडेंसी है चाइना पे, चाइना लेड ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल है, साथ ही साथ उधर उनको एक्सट्रैक्ट करने की और उसको प्रोसेस करने की भी फैक्ट्रीज है, तो चाइना भी इसको लीड करता है। फिर लैक ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन हमारे यहाँ होता है, तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। इनिशिएटिव्स हमने क्या क्या लिए हैं? तो इंडिया ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल इस्टेब्लिश कर दिया है। फिर हमने काबिल बनाया है। काबिल का काम क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये विदेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई चलो कुछ एक्सप्लोरेशन करते हैं। फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई हुई है। फिर मल्टीलेटरल बायलैटरल पार्टनरशिप, जैसे कि इंडिया अर्जेंटीना की, कि हम भाई 5 लिथियम ब्लॉक है अर्जेंटीना के, उसको माइनिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और माइनिंग करेंगे। और ये काबिल ही करेगी, ये काबिल ही करने वाली है अर्जेंटीना में जाके, कि उधर के मिनरल को एक्सप्लोर और माइन करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़, यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है इम्यूनाइजेशन कवरेज के ऊपर इन इंडिया, सॉरी इम्यूनाइजेशन कवरेज के ऊपर, दैट्स इट। इंडिया की भी उसमें बात की गई है। जनरली क्या बोला इम्यूनाइजेशन के ऊपर, और हाँ, जो क्रिटिकल मिनरल है ना, उससे भी लगातार क्वेश्चन आया है 2014 से 2023 में लगातार। चलिए इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं फिर से। WHO की रिपोर्ट थी, इसके भी क्वेश्चन 2014 से 23 में लगातार आए हैं। क्या बोला है कि भाई 2.7 मिलियन चिल्ड्रन है जिसको अभी तक इम्यूनाइजेशन के अंदर वैक्सीन नहीं मिली है या फिर अंडर ट्रायल है, मतलब मिलने वाली है, बट 2.7 मिलियन। फिर 50% जो अनवैक्सीनेटेड पीपल है वो कहाँ से आते हैं? तो जिधर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिन जिन कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जिधर लड़ाई शड़ाई चल रही है या फिर इंटरनल कूप हो गया है, ऐसा कुछ। इंडिया की क्या बात चल रही है? तो इंडिया में 1.6 मिलियन पीपल है जिन्होंने मिस कर दी है DPT वैक्सीन और मिसल्स वैक्सीन। DPT मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूस, टेटानस, ठीक है। फिर इंडिया लैग करता है HPV वैक्सीनेशन में। HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीनेशन में। ये किसके लिए दी जाती है? ये दी जाती है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अभी जो हमारा फेमस हुआ था पूनम पांडे वाला किस्सा, सर्वाइकल कैंसर, ये उनके सामने प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। एंड सर्वाइकल कैंसर इज़ अ सेकेंड हाईएस्ट कैंसर इन द वुमन, बट फिर भी हमारे यहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट अब शायद दिया जाएगा। बी पॉजिटिव। और फिर आखिरी बोलता है पॉइंट इंडिया क्रिएटेड, 2 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको ज़ीरो डोज चिल्ड्रन में आते हैं। ज़ीरो डोज चिल्ड्रन मतलब जिसको अभी तक कोई भी वैक्सीन मिली ही नहीं है। 2 मिलियन चिल्ड्रन, इट्स ह्यूज। ये डेटा आपको हो सके तो कहीं पे कोट कर लेना या फिर याद रख लेना, क्योंकि काम का डेटा है, ठीक है। आप बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ करते हो, सोसाइटी में भी कर पाओगे, हेल्थ में भी यूज़ कर पाओगे। तो हम कर क्या रहे हैं भाई? इतना ख़राब है अपना परफॉर्मेंस, तो अच्छा क्या है? तो हम लेके आए हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सिंस 1985, जिसमें हम सबको फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। फिर हम लेके आए हैं मिशन इंद्रधनुष 2014 में, सेम सबको हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, यही हमारा गोल होगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमन भी इसके अंदर आ जाती है, ऑफकोर्स ये दोनों के लिए ही मेन है। फिर इसको हम और अच्छा किए तो इस मिशन इंद्रधनुष को हम बना दिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, कि और अच्छा करो। और इसमें आप क्या करोगे? तो अप टू 4 years ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमन को ले लोगे। और इसके अंदर कौन कौन सी हम वैक्सीन्स लेके आते हैं? तो मेन 12 डिजीज़ कवर्ड होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर के रिलेटेड न्यूज़ है। रिसेंटली पंजाब में एक बिल लाया था, वो बिल बोलता था कि जो यूनिवर्सिटी के चांसलर्स हैं, अभी देखो क्या होता है, जो गवर्नर होता है ना, वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ का। और पंजाब में बिल लाया कि भाई अभी से हमारा एक्स ऑफिशियो चांसलर
गवर्नर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर होगा। बट ये बिल गवर्नर ने रख दिया प्रेसिडेंट की असेंट के लिए कि भाई मैं कुछ इसमें नहीं बोलता, प्रेसिडेंट भैया को पूछ लो। ठीक है, तो देख लेते हैं गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है। सबसे पहले बिल के रिलेटेड, स्टेट के बिल के रिलेटेड, या तो गवर्नमेंट हाँ बोल सकता है, असेंट दे दे, या फिर ना बोल दे, विदहोल्ड कर दे, या फिर रिटर्न कर दे कि भाई फिर से सोच के आओ। और चौथा उसके पास चांस होता है कि वो प्रेसिडेंट को दे दे कि भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, प्रेसिडेंट को पूछ लो। ठीक है, तो इसमें फोर्थ यूज़ हुआ था ये पंजाब वाले में। देखते हैं क्या है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर देता है। तो आर्टिकल 200 के अंदर देता है और रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए। और एक बार प्रेसिडेंट को दे दिया ना, फिर उसका काम ख़त्म, फिर उसका कोई रोल ही नहीं होता है। फिर प्रेसिडेंट देखेगा और स्टेट का लेजिस्लेचर देखेगा। ठीक है, और हाँ, अभी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इस बिल को वापस भेज सकता है, जो सेम हाँ बोल दे, ना बोल दे, या वापस भेज दे। और ऐसा नहीं है कि वापस भेज के अगर फिर से उसके पास आएगा तो उसको असेंट देना ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पार्लियामेंट में क्या होता है, एक बार आप वापस भेजो और फिर से आपको देता है तो आपको असेंट देना पड़ता है। बट इधर ऐसा नहीं है। ठीक है, वो चाहे कितनी बार भी भेजता रहे और मना करता रहे, इट्स फाइन, दैट्स इट। अब यही न्यूज़ थी। और ये कुछ केसेस है उस गवर्नर के रिलेटेड। शमशेर सिंह केस में 1974 में क्या बोला था कि भाई ये डिस्क्रिशन नहीं है, जो बिल गवर्नर रिजर्व कर देता है, रिजर्व नहीं, विदहोल्ड कर देता है उसकी असेंट या फिर रिटर्न कर दे, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ये भी वे कैसे करेगा, तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। फिर स्टेट ऑफ पंजाब केस में रिसेंटली 23 में क्या बोला था कि भाई गवर्नर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदहोल्ड कर दे कि भाई नहीं दे रहा असेंट और बिल समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। गवर्नर को बाकायदा रिटर्न भी करना पड़ेगा असेंबली को कि भाई ये विदहोल्ड किया है और ये रखो बिल अपना, और फिर रेजोल्यूशन चाहे तो उसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दे। ठीक है, अभी देखो गवर्नर से भी क्वेश्चन 2014 से 23 में लगातार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, बट पूछा गया है। अगर हमें इतनी सी बात बसाती है तो इन पॉइंट्स को हम कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जो भी है वो शॉर्ट न्यूज़ है, उसको हम और थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो, सेनी रिवर तो फ्रांस की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और सेकंड लॉन्गेस्ट भी। सेकंड ओके, कहाँ पे पड़ती है भाई, तो जो पेरिस है उसकी, पेरिस इसकी बैंक पे पड़ता है, सेनी रिवर की। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे बड़ी फेमस जगह आई हुई है, जैसे कि एफिल टावर, फिर नॉत्र डेम कैथेड्रल और सेंट चैपल। अगर हम पेरिस जाते तो डेफिनेटली ये जगह पे जाएंगे ही जाएंगे, ये उनका मेन हॉटस्पॉट रहता है। और मेन है ये जो रिवर निकलती है वो जाके मिलती कहाँ पे, एंड कहाँ पे होती है, तो इंग्लिश चैनल में। ठीक है, अभी इंग्लिश चैनल क्या है, तो यही सेपरेट करती है यूके और फ्रांस को। समझ लो, यहाँ पे ये यूके है उसका टापू वाला, और यहाँ पे है फ्रांस, और ये जो बीच में निकल रही है ये है इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये पानी पानी है, ये आप देख लेना एक बार मैप में, ये इंग्लिश चैनल है। और यहीं पे हमारी जो सैनी रिवर है वो एंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़, लूनार केव। अभी अभी हमारा प्रॉब्रब कोई घूम रहा होगा किसी भी देश का, उन्होंने एविडेंस प्राइम फाइंड किए कि सन मून पे भी केव मिली है उन्हें। और कहाँ पे मिली है, तो ये मिली है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी में। ये कुछ भी नहीं है, सी नहीं है कायदे से, ये बस एक प्लेन है, एक मैदान है, लार्ज डार्क और बसाल्टिक प्लेन, उसको नाम सी ऑफ ट्रंक्विलिटी दिया गया है। और ये केव इसी जगह पे मिली है। अभी इस केव को क्या बोलते हैं, कैसे बनी होगी, तो ये बोला जाता है कि वोल्केनिक प्रोसेसेस से बनी होगी बहुत सालों पहले और फिर रह गई। ठीक है, अभी ये केव का फ़ायदा क्या मिलेगा भाई हमें, सबसे पहले तो मून की हमें कोई न्यू इंसाइट्स मिल गई कि हाँ भाई मून में ऐसा भी हुआ है और मून में वोल्केनिज्म भी पहले रहा होगा। ठीक है, अभी भी है और रहा होगा, ये हमें प्रूफ मिल गया। दूसरा क्या फ़ायदा मिलेगा, समझ लीजिए इन फ्यूचर कोई एस्ट्रोनॉट उधर जाते हैं तो उन्हें शेल्टर मिल जाएगा। समझ लो कोई रेडिएशंस आ रहा है या फिर कोई मिटियोर आ रहे हैं तो हम केव के अंदर छुप सकते हैं भाई, बंकर जैसा काम कर लेगा केव। एक्सीलेंट, राइट। नेक्स्ट न्यूज़, लू का
ल्यूका या फिर लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि मेन थ्री ब्रांचेस है, एक तो बैक्टीरिया, एक आर्किया और एक यूकेरिया, ठीक है। और ये सब की सब ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो एक सिंगल माइक्रोब है ल्यूका, उधर से इंक्रीज हुई है, उधर से ओरिजिनेट हुई है। अभी ल्यूका है क्या भाई, तो ये जो अर्थ हमारी बनना शुरू हुई, तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले समझ लो लूका बना होगा, और लूका से ही फिर बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया सब बना, तो शुरुआत इधर से हुई है, ठीक है। बट हमें कायदे से कोई भी एविडेंस मिलते नहीं है जो इस थियरी को सपोर्ट करते हो, ठीक है। अभी ल्यूका अगर हो तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो सबसे पहले एनारोबिक, कि भाई ऑक्सीजन के बिना ये जी सकता है और रह सकता है डेफिनेटली, क्योंकि शुरुआती फेज़ में अर्थ में ऑक्सीजन था ही नहीं। फिर थर्मोफिल, हीट लविंग प्रो माइक्रोब है, क्योंकि बहुत सारी गर्मी होगी तो भी रह लेगा, उसे पसंद है, बिल्कुल सही, क्योंकि शुरुआती फेज़ में अर्थ भी बहुत गर्म थी। फिर मेटाबॉलिज्म, तो बोलते हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब होगा, उन कंपाउंड को ये अपने मेटाबॉलिज्म में अमोनिया में चेंज कर देगा, तो पहले ये भी थे भाई, ठीक है। तो ल्यूका अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या है, तो भाई ये एक माइक्रोब है जिसको हम मानते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर होगा, इधर से ही अर्थ का शुरुआत हुई होगी, ओके। फिर न्यूज़ है वायरस, चांदीपुरा वायरस। अभी अभी गुजरात में न्यूज़ में था कि बहुत सारी डेथ्स हो रही है बच्चों की, और वो हो रही है चांदीपुरा वायरस से। चांदीपुरा क्या है, तो महाराष्ट्र की एक विलेज है जहाँ से ये वायरस की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं ये वायरस क्या है। तो इसको दूसरा बोलते हैं चांदीपुरा वेसिकुलस वायरस। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का वायरस है जो कि बिलोंग करता है रेब्डोविरेडे फैमिली से। इतना सारा नहीं टेक्निकल पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना, ये आरएनए वायरस है, ठीक है। और ये ऑल्सो इंक्लूड करता है रेबीज़ वायरस, इसके अंदर इंक्लूड है रेबीज़ वायरस। रेबीज़ आपको पता है राइट। अफेक्ट चिल्ड्रन एज 9 to 14, और ये ये एसोसिएटेड विद एक्यूट एंसेफेलाइटिस इन इंडिया। ओके। ट्रांसमिट कैसे करता है, ये मेन है हमारा। तो स्टिंग के वेक्टर से इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई से ये ट्रांसमिट हो जाता है। जो सैंड फ्लाई हमारे यहाँ पे घूमती रहती है उसी से ट्रांसमिट होता है। तो समझ लीजिए कोई इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई है, उसके कांटेक्ट में कोई नॉर्मल भी सैंड फ्लाई आ जाती है, फिर इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, और फिर वो नॉर्मल सैंड फ्लाई भी अगर उस बच्चे के कांटेक्ट में आती है तो वायरस इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, हेडेक, एंड इट इज़ फैटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हमें बस वही रखनी है, चांदीपुरा वायरस, उसका ओरिजिन, और किस से फैलता है और किस में फैलता है, दैट्स इट। फिर जर्डन कॉर्सर, ये एक बर्ड है, नॉक्टर्नल बर्ड है। नॉक्टर्नल बर्ड मतलब ऐसी बर्ड जो कि नाइट टाइम में अपना प्रे ढूंढेगी और नाइट टाइम में एक्टिव होगी, वो नॉक्टर्नल, ठीक है। बर्ड ही नहीं, कोई भी प्राणी नॉक्टर्नल है मतलब वो नाइट टाइम में एक्टिव होगा, और जो डे में एक्टिव होगा उसको क्या बोलेंगे, डायरनल, ठीक है। क्या बोला है, तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न घाट में पाया जाता है ओनली, और उसमें भी पर्टिकुलरली स्पेशली कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में पुष्पा वाले, और स्पेसिफिकली उसमें भी कहाँ पे पाया जाता है, तो श्री लंकामेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कडप्पा आंध्र प्रदेश। तो इतना देखो स्पेशल है, तो डेफिनेटली इसकी जो स्टेटस होगी वो एकदम क्रिटिकल होगी। तो आयुषियन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आता है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन, और ये पार्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम का भी, ठीक है। ग्रेट, बस देख लो न्यूज़ में क्यों था, तो पिछले डिकेड में इसे कभी भी विजुअली देखा नहीं गया है भाई, नज़र में हमें नहीं आया है, इसलिए न्यूज़ में आ गया था। देखो ऐसा कुछ बर्ड दिखता है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, आपको दिख जाए तो बता देना। ब्राउन ड्वार्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, टेलीस्कोप ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, और उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने एक मैप तैयार किया है वेदर का, ब्राउन ड्वार्फ स्टार का। अब ये ब्राउन ड्वार्फ स्टार है क्या, सबसे पहले तो क्या होता है ये, तो जिसकी साइज़ बिटवीन जायंट प्लानट और
बिटवीन जायंट प्लैनेट लाइक जुपिटर एंड दैट ऑफ स्मॉल स्टार, मतलब कि जिसकी साइज भाई कोई जायंट प्लैनेट जैसे कि जुपिटर और कोई छोटा सा स्टार इन दोनों के बीच में पड़ती हो उसको बोलते हैं ब्राउन ड्वार्फ, ठीक है, बीच का। और इनका कोई पर्टिकुलर इनफ मास नहीं होता है, ठीक है, डू नॉट हैव इनफ मास, इसीलिए यहाँ पे हमें न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी चीज़ नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो स्टार में बहुत मास होता है और ग्रेविटी भी होती है, इसीलिए वहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वहाँ पे बहुत सारा फ्यूजन देखने को मिलता है, एक दूसरे हाइड्रोजन कोलाइड होते हैं और ब्लास्ट होते रहते हैं। बट यहाँ पे उसका मास नहीं है तो यहाँ पे हमें फ्यूजन भी देखने को मिलने ही मिलेगा, ठीक है। सन में भी बहुत सारा फ्यूजन होता है, इसलिए इतना सारा जलता रहता है। अगर ये नहीं होता तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलती और ना ही सन होता, ठीक है। और इसी की वजह से इनको हम बोलते हैं फेल्ड स्टार, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि ब्राउन ड्वार्फ को फेल्ड स्टार भी बोलते हैं कि नहीं, तो हाँ बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन इतना नहीं होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली नासा ने इन्हीं को ऑब्जर्वेशन करके उनका वेदर मैप बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, तो ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट को जो ऑब्जर्व कर पाए वो इंफ्रारेड टेलीस्कोप किन किन के एफर्ट के थ्रू बना है, तो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। फिर न्यूज़ है सैटर्न की, तो भाई सैटर्न का एक मून है टाइटन, ठीक है। इसी टाइटन के अंदर हमें एक सी मिला है, सी ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन, सी नहीं मतलब सीज मिले हैं, बहुत सारे समंदर मिले हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। दैट्स इट, यही मेन न्यूज़ है। और ये किसने ढूंढा है, ये ढूंढा है कसीनी ने। अब कसीनी क्या है, तो ये जॉइंट स्पेस मिशन है जो कि था नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का। दैट्स इट। सैटर्न के बारे में हल्की सी माहिती हम देख लेते हैं। तो ये 6th प्लैनेट है फ्रॉम द सन और सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर जुपिटर, सराउंडेड बाय रिंग्स, तो हमें पता ही है सैटर्न की रिंग बहुत अच्छी चीज़ है। फिर सेकंड शॉर्टेस्ट डे है सोलर सिस्टम में, यहाँ पे सबसे शॉर्ट कितना रहता है, तो 10 घंटे तक का ही रहता है आसपास। इसके 146 मून्स हैं जैसे कि टाइटन, डियॉन। अभी देखो मून की जो डिटेल है ना, वो कई बार रिसेंट सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, तो सैटर्न के पास और फिर जुपिटर के पास, ठीक है, अभी के लिए। फिर आखिरी न्यूज़, ऑपरेशन नन है फरिश्ते। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 84,000 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया है लास्ट 7 ईयर्स में, ठीक है। अभी ये चिल्ड्रन कौन, या फिर कोई भीख मांग रहे होंगे वो चिल्ड्रन, या फिर किडनैप किए हुए चिल्ड्रन, या फिर जिनको एक्चुअली नीड चाहिए वैसे चिल्ड्रन, ठीक। अब सोचो 84,000, इट्स ह्यूज नंबर, इनको बचा लिया गया। आप सोचिए तो कितने ऐसे होंगे जिनको बचा भी नहीं पाए होंगे। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। यही मेन न्यूज़ थी, बस आपको याद रही रखना है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड है। फिर आखिरी न्यूज़ है हमारी संत ज्ञानेश्वर। क्या है भाई, तो संत ज्ञानेश्वर की पहले थोड़ी डिटेल मांग लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा। तो ये मराठी सेंट थे, 13th सेंचुरी में इसका बॉर्न हुआ था। ये पोएट, फिलोसोफर सब काम किए हैं, और जो भक्ति मूवमेंट हमारा चला था उसमें उनका बहुत सारा अच्छा सारा योगदान है, ओके। उन्होंने ऑथर किया है भगवत गीता पे ऊपर कमेंट्री जो की थी उनको, जिनको ये ज्ञानेश्वरी भी बोलते हैं। और दूसरा अमृत अनुभव इन मराठी, ओके। फिर कंपोज किए उसमें उन्होंने बहुत सारे अभंगास। अभी मेन क्या है, तो भाई महाराष्ट्र में माना जाता है लॉर्ड विट्ठल को, ठीक है। और लॉर्ड विट्ठल पर्टिकुलरली किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगेन डेफिनेटली श्री कृष्ण से रिलेटेड है। और यही ज्ञानेश्वर जी ने वारकरी सेक्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। वारकरी सेक्ट क्या है, ये वारी पिलग्रिमेज में मानते हैं और लॉर्ड विट्ठल को ये पूजा करते हैं। वारकरी सेक्ट के लोग एवरी ईयर पिलग्रिमेज करते हैं, जो पिलग्रिमेज मतलब यात्रा करते हैं, जो देहू से शुरू होती है और एंड होती है पंढरपुर में ऑन एक आषाढ़ी एकादशी, ठीक है। ये हम कल्चर में जब पढ़ेंगे तब डेफिनेटली ये वारकरी सेक्ट को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, बट ऊपर से आप ध्यान रखना वारकरी सेक्ट है एक, जिसका फॉर्मेशन किया था ज्ञानेश्वर महाराज ने,
ठीक है, सेंट ज्ञानेश्वर ने। और वारकरी सेक्ट का एक वारी पिलग्रिमेज होता है जो बस यात्रा करता है और एंड होता है पंधारपुर में। ठीक है, पंधारपुर में ही लॉर्ड विट्ठल का बड़ा सा मंदिर है, वहाँ पे एंड होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे बस PYQ दे रखे हैं, आप PYQ को थोड़ा देख लेना। ये देखो एजुकेशन के रिलेटेड PYQ है, ऊपर एजुकेशन आया था इसलिए एजुकेशन, फिर एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज की बात थी तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी PYQ है। फिर रेन्यूएबल एनर्जी, हमने सोलार का आर्टिकल देखा था इसलिए रेन्यूएबल एनर्जी का आर्टिकल है। फिर गवर्नर की न्यूज़ देखी थी तो उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर इम्यूनाइजेशन के ऊपर अगेन हमने यही देखा था, और फिर आखिरी में क्रिटिकल मिनरल के ऊपर भी। ठीक है, अभी देखो इसको सिर्फ देखिए मत, देखिए और खुद सोचिए। मैं बोलता हूँ लिखो मत, बट खुद सोचो कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। उससे आपका दिमाग अच्छा होगा और एग्ज़ाम में सोचने की पावर आपकी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मेन होता है सोचना। अगर आप सोच जल्दी लोगे तो लिख भी जल्दी लोगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू। जय हिंद।